नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज हम बात करने वाले हैं 50% टैरिफ के बारे में। अब ये 50% टैरिफ वाली न्यूज़ क्या है? हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत से आने वाले प्रोडक्ट पे जो निर्यात है उस पर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया है। अब ये टैरिफ होता क्या है? टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो किसी भी देश की गवर्नमेंट दूसरे देश से आने वाले प्रोडक्ट पर इम्पोज करती है, उसे लगाती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण टैरिफ लगाने का ये होता है कि उस देश की जो इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ जाता है। जब टैक्स हम लगाएंगे तो टैक्स से जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है, इससे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है टैक्स का वो बढ़ता है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है अपने देश के व्यापारी वर्ग को या अपने देश के व्यापारियों को सुरक्षित करना। आप जानते हो कि अगर हम अपने देश के व्यापारियों की हेल्प नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे इन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फेल कर जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएंगे। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अमेरिका अपने किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है, अमेरिका अपने किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके कारण क्या है? उसके कारण ये हैं कि जब आप किसानों को सब्सिडी दोगे, किसानों को हेल्प करोगे, किसानों का जो लागत मूल्य है वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो उसका एमआरपी भी कम होगा। जब उन प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाकर बेचा जाएगा तो आप उन प्रोडक्ट को सस्ता बेच सकते हो क्योंकि आप लोगों की लागत कम आई है। वहीं मैं जब भारत की बात करता हूं तो भारत के किसानों को जो सब्सिडी पिछली सरकार में दी जाती थी वो अब बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। इसका जो नुकसान होता है वो इसका नुकसान ये होगा कि जो किसान फसल उगाते हैं, जो प्रोडक्ट वो अपने खेतों में कच्चा माल उगाते हैं, उसकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी। जब उनकी लागत बढ़ेगी तो उन्हें एमआरपी पर भी लागत बढ़ाकर तय करना पड़ेगा। और जब वो किसान या ज़्यादा लागत वाले प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेकर बेचने के लिए जाएंगे तो उनके रेट अमेरिका के किसानों के मुकाबले में ज़्यादा होंगे। तो आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट अमेरिका के किसानों का ज़्यादा बिकेगा या फिर भारत के किसानों का ज़्यादा बिकेगा। यही कारण है कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ निर्यात आयात पर लगाए हैं, जो उनके देश में भारत से आयात होता है, उस पर लगाने के यही दो कारण है। सबसे पहले रेवेन्यू जनरेट करना, दूसरा अपने व्यापारी वर्ग को सुरक्षित करना। जब ये बात अमेरिका से पूछी गई और उसका विरोध किया गया, व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत जो रसिया से तेल खरीदता है, भारत जो रसिया से कच्चा तेल खरीदता है, उसका जो बेनिफिट होता है वो डायरेक्ट यूक्रेन और रसिया के युद्ध में रसिया को मिलता है। और हम इस चीज के पक्ष में नहीं है कि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रसिया की हेल्प करे, जिसका बेनिफिट उस रसिया को यूक्रेन युद्ध में डायरेक्ट दिखाई देता है। दूसरी चीज क्या है? यानी कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रसिया की तरफ को टिल्टेड हो। अब बेनिफिट क्या होगा? अगर भारत रसिया से तेल खरीदता है तो भारत को क्या फायदा है? अगर भारत रसिया से तेल खरीदता है तो अमेरिका को नुकसान क्या है? जब भारत रसिया से तेल खरीदेगा तो उसे जो पे करना होगा, उसके बदले में जो पैसा देना होगा वो रुपये में देना होगा। जब भारत किसी और देश से, अमेरिका से तेल खरीदता है तो उसका जो पेमेंट करना होता है वो डॉलर में करना होता है। अब इस चीज को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना है। जब हम रसिया से तेल खरीदेंगे तो अपना जो पेमेंट करेंगे वो रुपये में करेंगे। जब हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे तो अपना जो पेमेंट करेंगे हम डॉलर में करेंगे। जब हम डॉलर में पेमेंट करेंगे तो डॉलर हमारे पास आना भी तो चाहिए, डॉलर हमारे पास होना भी तो चाहिए। और डॉलर को ही बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। और जिस कंट्री के पास में फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा होता है उस कंट्री को संपन्न कंट्री माना जाता है। जब हम डॉलर में पेमेंट करेंगे तो डॉलर हमारे पास आना चाहिए। अब तब डॉलर हमारे पास कहां से आएगा? जब हम निर्यात करेंगे। अब निर्यात पर हमारा 50% टैरिफ लग गया तो हमारा निर्यात घट जाएगा, यानी कि हमें डॉलर प्राप्त होने कम हो जाएंगे।
अब रसिया से जब हम तेल खरीदते हैं तो हम उन्हें जो पैसा देते हैं, पेमेंट करते हैं, वो रुपये में करते हैं। जब रसिया के पास में हमारा रुपया पहुंच गया है तो वो रुपये से क्या करेगा? रुपया किसी और देश को तो दे नहीं सकता है, रुपया वो कहाँ खर्च करेगा? हमारे देश में खर्च करेगा। जब वो हमारे देश में उसी रुपये को खर्च करेगा तो हमारे रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड किसी चीज की बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो रसिया से हमें यही बेनिफिट है कि हमें उसे जो पेमेंट है वो डॉलर में नहीं करना है, हमें जो पेमेंट है हमें रुपये में पेमेंट करने के बाद में हमें तेल मिल जा रहा है। इससे हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो गिरती नहीं है, वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होता नहीं है, इसलिए हम रसिया से तेल खरीदते हैं। इसके बाद में रसिया से तेल खरीदने से यूक्रेन युद्ध में हेल्प कैसे मिल रही है? जिस तरीके से अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाए हुए हैं तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसे डॉलर नहीं मिल पा रहे हैं, उसे जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका कम होता चला जा रहा है। इसलिए रसिया क्या कर रहा है, वो रुपये के बदले में भारत को तेल बेच रहा है, और जब उसे रुपया मिल जा रहा है तो उस रुपये का इस्तेमाल करके वो अपने जो यूक्रेन रसिया का जो युद्ध है उसमें उसे हेल्प डायरेक्टली मिल रही है। और यही अमेरिका का कहना है कि भारत जो भी प्रोडक्ट रसिया से खरीदता है वो खरीदना बंद कर दे ताकि उसे यूक्रेन युद्ध में किसी भी प्रकार की हेल्प ना मिल सके। अब हम रसिया और अमेरिका की बात करना चाहते हैं। अमेरिका और रसिया दोनों आपस में दुश्मन हैं, और ये जो दुश्मनी है ये शीत युद्ध से चली आ रही है। शीत युद्ध के बाद में पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई थी, एक पश्चिमी दुनिया और एक थी पूर्वी दुनिया। जब मैं पूर्वी दुनिया की बात करता हूं तो उसमें यूएसएसआर आता है, और जब मैं पश्चिमी दुनिया की बात करता हूं तो उसमें अमेरिका आता है, पूरा का पूरा अमेरिका आता है, या फिर यूरोप की कंट्री भी उसमें आती हैं। जब मैं पश्चिमी दुनिया की बात करता हूं तो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो है कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किया था पश्चिमी दुनिया ने। पूर्वी दुनिया ने, जो यूएसएसआर था, उसने जो अपनी अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किया था वो समाजवादी या सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है उसे एक्सेप्ट किया था। जब दोनों धड़े आपस में बट गए तो जो नए आजाद हुए देश थे, अब वो दोनों धड़े उन देशों को अपने देश में मिलाने की या अपने खेमे में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इधर क्या था, इधर रशिया था जिसकी इकोनॉमी समाजवादी थी, उधर अमेरिका था जिसकी इकोनॉमी पूंजीवादी थी। पूंजीवादी देश भारत को अपने खेमे में लेना चाहते थे, और जो समाजवादी देश हैं, रशिया है, रूस है, वो अपने खेमे में भारत को लेना चाहता था। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिमाग से काम लिया और उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया। उनका स्टेप क्या था कि हम ना तो पश्चिमी दुनिया में शामिल होंगे, ना हम पूर्वी दुनिया में शामिल होंगे, हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट। उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया। अब जानते हैं कि उन्होंने किस इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने जो इकोनॉमी एक्सेप्ट की थी वो थी मिश्रित इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी, यानी कि आप देख सकते हो कि भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो आप देखते हो कि भारत के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हाथों में है और काफी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के हाथों में है। जो गवर्नमेंट के हाथों में कंट्रोल होता है उसे समाजवादी इकोनॉमी बोलते हैं, जो कंट्रोल प्राइवेट हाथों में होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो उधर रशिया भारत को अपने खेमे में लेना चाहता था और इधर यूएसए है उसे अपने खेमे में लेना चाहता था। अब इसके बदले में जो तर्क पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था वो तर्क ये दिया था कि अभी अभी हम अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, अगर हम किसी खेमे में चले जाते हैं, समझना इस चीज को, उन्होंने कहा कि अभी हम अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, अगर हम किसी भी खेमे में चले जाते हैं तो हम आजाद ही कहाँ हुए हैं। जब हम उनके खेमे में चले जाएंगे तो उनके रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तो फिर हम आजादी से सीधे गुलामी में चले जाएंगे।
और ये तो संभव नहीं है। इसलिए भारत किसी भी एक इकोनॉमी के साथ में, किसी एक खेमे के साथ में नहीं जाएगा। स्टार्टिंग से ही रशिया था वो भारत को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहा था, उधर अमेरिका लेने की कोशिश कर रहा था। बात आती है 1970 की। 1970 में उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो क्या करती हैं, वो सुरक्षा संधि कर लेती हैं रशिया के साथ में 1970 में। अब साल आता है 1971 का, जब भारत पाकिस्तान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने पहले से ही पाकिस्तान का इलाज कर दिया था 1970 में रूस से सुरक्षा संधि करके। इस संधि में यह कहा गया था कि अगर भारत के ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो वो हमला रशिया पर माना जाएगा, यूएसएसआर पर माना जाएगा। इसलिए भारत के ऊपर जब भी कोई देश हमला करेगा तो क्या उसका साथ देने के लिए रशिया आ जाएगा। 1971 में जब पाकिस्तान का युद्ध भारत से होता है तो पाकिस्तान की हेल्प के लिए यूएसएसआर अपना 7वां बेड़ा भेज देता है अरब सागर के अंदर। अब जैसे ही वो 7वां बेड़ा भेजता है तो संधि के नियमों के अनुसार रशिया की चेतावनी अमेरिका को दी जाती है कि जब तक आप भारत के पास में पहुंचोगे हमारी डिस्टेंस आपसे कम है और हमारी जो सेनाएं हैं वो हिंद महासागर में तुमसे पहले पहुंच जाएंगी और पहले हम पाकिस्तान को पीटेंगे फिर हम तुम्हें पीटेंगे। और जैसे ही ये चेतावनी यूएसए को मिलती है तो यूएसए का बेड़ा पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए नहीं पहुंचता है, वो अपने 7वें बेड़े को रोक देता है। जिस अमेरिका पर पाकिस्तान घमंड कर रहा था उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया और पाकिस्तान की 1971 में अच्छी वाली पिटाई हुई थी। लगभग 1 लाख के करीब सैनिकों का जो समर्पण था वो भारतीय सेना के आगे हुआ था उस युद्ध के दौरान। और इंदिरा गांधी जी ने तोड़कर उसे 2 भागों में बांट दिया था, एक बांग्लादेश बन गया और एक पाकिस्तान का पाकिस्तान ही रहा। अब हम बात करते हैं आगे। तो स्टार्टिंग से ही लेकर जो भारत का झुकाव है वो रशिया की तरफ को इसीलिए रहा है कि रशिया धोखेबाज नहीं है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो जब भी देश के अंदर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो उसका जो झुकाव होता है वो समाजवाद की तरफ होता है। इसीलिए जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट में बदलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट के हाथों में चलना स्टार्ट हो जाते हैं। आप जानते हो कि इंदिरा गांधी ने 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार किया और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार किया था। तो टोटल बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में किया था। इन राष्ट्रीयकरण का कारण क्या था? इनका कारण ये था कि जो प्राइवेट बैंक थे वो गरीब जनता को सताए ना, उन्हें परेशान ना करें, उन्हें लोन प्रोवाइड करें, क्योंकि उस समय पर जो लोन था वो साहूकारों से किसानों को मिलता था और वो उसकी जो दरें होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। तो इंदिरा गांधी जी सोचती थी कि जो बैंकों से कम ब्याज वाला ऋण है वो किसानों को, मजदूरों को मिल जाए तो उनका नुकसान ना हो। इसीलिए जो कांग्रेस का जो झुकाव होता है वो समाजवाद की तरफ होता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो उनका झुकाव रशिया की तरफ को होता है और रशिया ने ये जब भी भारत को जरूरत पड़ी है उन्होंने भारत का साथ जरूर दिया है, उन्होंने धोखा नहीं दिया है। अब हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। जो भाजपा है उसकी जो नीति है, वो जो पॉलिसी है वो उनकी पूंजीवाद की तरफ को उनका झुकाव है। तो जब भी भाजपा सरकार देश में आती है तो वो सरकारी चीजों को बेचना स्टार्ट कर देती हैं, उनका निजीकरण करना स्टार्ट कर देती हैं, उन्हें प्राइवेट हाथों में बेचना स्टार्ट कर देती हैं। और इनका जो झुकाव होता है वो अमेरिका की तरफ को होता है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी पूंजीवादी है। वो मानते हैं जो बाजार होना चाहिए वो प्राइवेट हाथों में होना चाहिए। इसीलिए भाजपा का जो रुख होता है वो अमेरिका की तरफ को होता है। तो जैसे ही 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट जीत कर आती है उनका जो झुकाव हो जाता है वो अमेरिका की तरफ को बढ़ने लगता है और रशिया की तरफ से उनका जो झुकाव है वो कम होने लगता है। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाती हैं और अमेरिका में देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पर जाकर बोलते हैं इस बार ट्रंप सरकार, और उनके चुनाव प्रचार में वो शामिल होते हैं और वो मानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उनका एक तरीके से वेल विशर फ्रेंड है या फिर वो जो है बहुत पक्का मित्र है किसका, भारत का। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ये सभी ने समझाया था कि अमेरिका पर भरोसा करना सही नहीं है, ये समय आने पर आपको धोखा दे देगा।
लेकिन उन्होंने नहीं मानी और वो जो उनका जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ को बढ़ता चला गया। और जैसे ही उन्होंने 50% टैक्स का लठ मारा तो अब भाजपा को अकल आ गई है और वो जो मोदी हैं वो पहुंच गए हैं रशिया की तरफ को, वो पहुंच गए हैं। तो स्टार्टिंग से ही लेकर जो भारत का झुकाव है वो रशिया की तरफ को इसीलिए रहा है कि रशिया धोखेबाज नहीं है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो जब भी देश के अंदर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो उसका जो झुकाव होता है वो समाजवाद की तरफ होता है। इसीलिए जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट में बदलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट के हाथों में चलना स्टार्ट हो जाते हैं। आप जानते हो कि इंदिरा गांधी ने 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार किया और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार किया था। तो टोटल बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में किया था। इन राष्ट्रीयकरण का कारण क्या था? इनका कारण ये था कि जो प्राइवेट बैंक थे वो गरीब जनता को सताए ना, उन्हें परेशान ना करें, उन्हें लोन प्रोवाइड करें, क्योंकि उस समय पर जो लोन था वो साहूकारों से किसानों को मिलता था और वो उसकी जो दरें होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। तो इंदिरा गांधी जी सोचती थी कि जो बैंकों से कम ब्याज वाला ऋण है वो किसानों को, मजदूरों को मिल जाए तो उनका नुकसान ना हो। इसीलिए जो कांग्रेस का जो झुकाव होता है वो समाजवाद की तरफ होता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो उनका झुकाव रशिया की तरफ को होता है और रशिया ने ये जब भी भारत को जरूरत पड़ी है उन्होंने भारत का साथ जरूर दिया है, उन्होंने धोखा नहीं दिया है। अब हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। जो भाजपा है उसकी जो नीति है, वो जो पॉलिसी है वो उनकी पूंजीवाद की तरफ को उनका झुकाव है। तो जब भी भाजपा सरकार देश में आती है तो वो सरकारी चीजों को बेचना स्टार्ट कर देती हैं, उनका निजीकरण करना स्टार्ट कर देती हैं, उन्हें प्राइवेट हाथों में बेचना स्टार्ट कर देती हैं। और इनका जो झुकाव होता है वो अमेरिका की तरफ को होता है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी पूंजीवादी है। वो मानते हैं जो बाजार होना चाहिए वो प्राइवेट हाथों में होना चाहिए। इसीलिए भाजपा का जो रुख होता है वो अमेरिका की तरफ को होता है। तो जैसे ही 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट जीत कर आती है उनका जो झुकाव हो जाता है वो अमेरिका की तरफ को बढ़ने लगता है और रशिया की तरफ से उनका जो झुकाव है वो कम होने लगता है। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाती हैं और अमेरिका में देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पर जाकर बोलते हैं इस बार ट्रंप सरकार, और उनके चुनाव प्रचार में वो शामिल होते हैं और वो मानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उनका एक तरीके से वेल विशर फ्रेंड है या फिर वो जो है बहुत पक्का मित्र है किसका? भारत का। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ये सभी ने समझाया था कि अमेरिका पर भरोसा करना सही नहीं है, ये समय आने पर आपको धोखा दे देगा। लेकिन उन्होंने नहीं मानी और वो जो उनका जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ को बढ़ता चला गया। और जैसे ही उन्होंने 50% टैक्स का लठ मारा तो अब भाजपा को अकल आ गई है और वो जो मोदी हैं वो पहुंच गए हैं रशिया की तरफ को, वो पहुंच गए हैं। अब हम बात करते हैं निर्यात और आयात की। निर्यात में भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका है, यानी कि भारत सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वो अमेरिका को करता है और वो उस मामले में नंबर 1 पर आता है। भारत जो अमेरिका को अपना प्रोडक्ट निर्यात करता है, अपने उत्पाद निर्यात करता है, उसमें चाहे दवाइयाँ हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे हीरे हो, चाहे गहने हो, चाहे फिर IT सेवाएं हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो भारत वहां पर निर्यात करता है। यानी कि भारत से व्यापार करने में भारत को बेनिफिट होता है और अमेरिका को नुकसान होता है। यानी कि हम जो प्रोडक्ट उन्हें भेजते हैं वो हमारा नंबर 1 पार्टनर है हमारे बेनिफिट के लिए, और जो प्रोडक्ट वो हमें भेजता है उसमें हम 10वें नंबर पे आते हैं, यानी कि हम उससे ज्यादा माल आयात नहीं करते हैं। जो अमेरिका है वो हमें आयात करता है, चाहे फिर हवाई जहाज के उपकरण हो, चाहे फिर हमारा कच्चा तेल हो, वो सारे के सारे आइटम जो आते हैं, मशीनरी हैं, दवाइयाँ, मेडिकल के उपकरण हैं, वो सारे के सारे अमेरिका हमें आयात करता है। हम लगभग रशिया से 35 से 36% जो तेल है वो हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। या रशिया से हमें व्यापार करने में घाटा होता है और अमेरिका से व्यापार करने में हमें फायदा होता है। उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं? हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। उसका कारण मैं आप लोगों को बता चुका है। अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि ऐसा नहीं है कि हम ही भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं,
भारत भी हम पर काफी टैरिफ लगाता है। जैसे भारत जो है यात्री वाहन होते हैं उन पर भारत 17% टैक्स लगाता है, धान पर 50% भारत टैक्स लगाता है, नेटवर्किंग जो उत्पाद होते हैं उन पर भारत लगभग 20% टैक्स लगाता है। तो हम अकेले नहीं है जो भारत पर टैक्स लगा रहे हैं, वो भी हमारे उत्पाद पे टैक्स लगाता है। इवन अमेरिका का कहना है कि भारत ने अपने कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र भी अमेरिका के लिए बंद किया हुआ है, खोला नहीं हुआ है। तो भारत का कहना है कि हमने एग्रीकल्चर मार्केट है वो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बंद की हुई है क्योंकि हम अपने देश के अंदर कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो हम आने नहीं देना चाहते हैं। उसका जो इफेक्ट है वो हमारी पॉपुलेशन की हेल्थ पर डायरेक्ट पड़ सकता है, इसलिए हमने अपना जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है वो हमने सेक्टर है वो आप लोगों के लिए मार्केट के लिए बंद किया हुआ है। अमेरिका से आने वाले जो डेयरी उत्पाद हैं वो भी बंद किए हुए हैं और उनका कारण ये बताया जाता है कि अमेरिका में जो गाय होती हैं उनके दूध को बढ़ाने के लिए अमेरिका उन्हें नॉनवेज खिलाता है, यानी कि उन्हें मीट मांस खिलाता है जो भारत के रूल रेगुलेशन के खिलाफ हैं। इसीलिए अमेरिका से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट पर भी भारत की तरफ से बैन लगा हुआ है। अब इस चीज का प्रभाव कहां पर पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पे इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? लगभग 55% निर्यात पर इसका प्रभाव डायरेक्टली पड़ने वाला है भारत के ऊपर। दूसरा 30 से 35% जो भारत के व्यापारी हैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका को देते हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ने वाला है। और एक एजेंसी का तो यहाँ तक कहना है कि 0.3 से 0.5% जो जीडीपी है वो भी कम हो सकती है इस 50% टैरिफ की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है जो 50% टैरिफ ट्रंप ने भारत के ऊपर लगाए हैं, भारत के निर्यात पे लगाए हैं, इसका सारा का सारा जो बोझ है, सारा का सारा प्रभाव है भारत के ऊपर ही नहीं पड़ेगा। इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो अमेरिका की जनता पर भी पड़ने वाला है। वो कैसे पड़ने वाला है? जो भारत के द्वारा भेजे हुए एसेंशियल प्रोडक्ट हैं वो तो वहां पर खरीदे ही जाएंगे ना। जब वहां पर खरीदे जाएंगे तो वहां की जनता को वो प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे, यानी कि 50% टैक्स प्लस होके मिलेंगे। तो उस टैक्स को जो पे करेगी वो वहां का जो गरीब व्यक्ति होगा, वहां के जो मिडिल क्लास लोग होंगे वही तो पे करेंगे। इस टैक्स का जो इफेक्ट है वो जरूरी नहीं है भारत के ऊपर ही पड़ेगा, इसका प्रभाव अमेरिका के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो उसे ये भी सोच लेना चाहिए जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ने ही वाला है। अब भारत की तरफ से ये बयान दिया गया है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, जो भी भारत के लिए अच्छा होगा वो फैसला हम लेने से चूकेंगे नहीं। तो भारत ने कुछ फैसले भी लिए हैं। ये कौन से फैसले हैं ये आप लोगों को समझ लेने चाहिए। सबसे पहले भारत ने जो है जीएसटी दरों में कटौती की है ताकि जो भारत के लोग हैं उन्हें ज़्यादा सस्ते रेटों पर जो सामान मिलता है, जो मांग है वो बढ़ेगी और मार्केट के अंदर जो पैसे का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट जो है वो ऊपर उठने लगेगी। दूसरा जो है अभी शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई है चीन के अंदर, वहां पर भी जो भारत के प्रधानमंत्री है वो गए हुए हैं और वहां पर भी वो चीन के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। और ये जो तिगड़ी है भारत के प्रधानमंत्री, रशिया के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति जब एक ही मंच पर दिखाई दिए तो अमेरिका को ये चीज दिखाने के लिए ही है कि हम जो है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, हम उधर भी जा सकते हैं अगर आप लोगों ने ये टैरिफ नहीं हटाए तो। ये रहा आप लोगों के सामने टैरिफ का पूरा विश्लेषण। कोई भी चीज समझ में आप लोगों को नहीं आती है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पर भी जाकर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय